तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, वर्ण विचार यानी कि वर्ण। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के हैं, उनके लिए जितना आज आपको बता रहे हैं वर्ण, उतना नॉलेज आपको होना चाहिए। चाहे वो आप संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, चाहे आपका हिंदी व्याकरण है। तो संस्कृत व्याकरण थोड़ा हिंदी व्याकरण से अलग है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण जो है मूल भाषा का व्याकरण है। क्योंकि संस्कृत भाषा जो है सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा से ही जो है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो संस्कृत व्याकरण का जो वर्ण है वो थोड़ा सा आपका अलग है। तो जो भी संस्कृत व्याकरण में वर्ण है वो आज के इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। और आज आपको पता चल जाएगा कि संस्कृत व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितना है, स्वर वर्णों की संख्या कितना है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है। इस तरह से करके सारा चीज़ आपको एक बेसिक नॉलेज जो है वर्ण के बारे में आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि वर्ण जो होता है संस्कृत व्याकरण, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत व्याकरण का सबसे छोटा जो इकाई माना जाता है वर्ण माना जाता है। वर्ण से ही क्या होता है, शब्दों का निर्माण होता है। शब्द बनता है तो वाक्य बनता है, वाक्य बनता है तो भाषा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण का परिभाषा जानेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे वर्ण कहते किसको हैं। तो वर्ण उस मूल लिखित ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे आ लिखते हैं, तो क्या इसको और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। क्या यहाँ पे हम यदि क हलंत लिखते हैं तो क्या इसको हम और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो वर्ण उस मूल लिखित ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर मतलब क्या होता है? टूटना, बर्बाद होना। लेकिन आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं टूटना। इसका अर्थ ये होगा। तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण का परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा। वर्ण जो है संस्कृत व्याकरण में भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की बात करें, यहाँ पे सारा चीज़ें लिख रखे हैं, ठीक है। देखेंगे वर्ण उस मूल लिखित ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। उदाहरण में आपको जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, वहाँ पे लिख दिए, इसको यहाँ पे लिख लेंगे अ क हलंत, ख हलंत, उ ह्रस्व उ। इस तरह से क्या है? आपके वर्ण है, इसके और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, ये आपको बता दिए। वर्ण भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। और संस्कृत व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या जो है 50 है, याद रखेंगे। संस्कृत व्याकरण में जो है कुल वर्णों की संख्या 50 है, 50 आपको बताएंगे। और जैसा कि हम आपको बताना चालू किए थे कि वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण का परिभाषा क्या होता है। कम से कम इतना जो आपको बताने वाले हैं बेसिक नॉलेज है, सबको काम आएगा, सभी क्लास के विद्यार्थियों को काम आएगा। तो स्वर वर्ण जो है क्या होता है? तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण, किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्णों की संख्या जो है मूल रूप से 9 होता है। जब मूल रूप से 9 ना कहा जाए, ऐसे ही पूछ दिया जाए कि संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना होता है, तो आपको 13 बताना है। कितना बताना है? 13 बताना है। तो संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्णों की संख्या कुल कितना होता है? 13 होता है। ध्यान देंगे कौन कौन 13 है। अ दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, लृ, ए, ऐ, औ,
औ ओ औ, है ना। 13 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 स्वर वर्ण हुए। ठीक है, इस तरह से परिभाषा भी लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़े, जैसे कि अ है या उ है ना, इसको बोलने के लिए जो है किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वर वर्ण। स्वर वर्णों को भी कई प्रकार में बांटा गया है, उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर जो है स्वर वर्णों को भी 3 प्रकार में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे, नहीं तो आप सुनेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व होते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण होते हैं, फिर आपका दीर्घ स्वर वर्ण होता है, और फिर एक और होता है प्लुत स्वर वर्ण, जो कि आपको उतना जरूरत नहीं पड़ता है। 10th क्लास तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 10th क्लास तक प्लुत स्वर वर्ण का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। उसके पहले ह्रस्व और दीर्घ आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण कौन कौन है ना। ह्रस्व स्वर वर्ण जो होते हैं, देखेंगे कौन कौन होते हैं, यहाँ पे घेर दे रहे हैं। ये आपका ह्रस्व स्वर वर्ण है अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री, लृ। ये जो आप घेर दिए 1 2 3 4 5, ये आपके क्या है, ह्रस्व स्वर वर्ण है। इसमें इसके उच्चारण के लिए एक ही मात्रा लगता है। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए एक ही मात्रा लगे, मात्रा का अर्थ क्या होता है, उच्चारण काल के अवधि को, उच्चारण काल के समय को जो है मात्रा कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर वर्ण के उच्चारण में एक ही मात्रा लगता है। देखेंगे अ, बड़ा आराम से पढ़ रहे हैं, एक ही मात्रा लगाकर पढ़ रहे हैं। ई उ री लृ, तो इसको क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर वर्ण कहेंगे। छोटा भी कह सकते हैं, छोटा ई बोलते हैं ना, छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ, इस तरह से करके भी बोलते हैं, तो ह्रस्व ज़्यादा शुद्ध होगा बोलना। उसके अलावा देखेंगे दीर्घ स्वर वर्ण, तो जो अब बच गया आ, ह्रस्व है ना, ये ह्रस्व दीर्घ आ है, ये ब्लैक से जो घेर रहे हैं ये दीर्घ ई है, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है आपका क्या है, ब्लैक से जो घेरे, ये आपका दीर्घ स्वर वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो हो गया आपका क्या हो गया, 8 5 13, 5 हो गया ह्रस्व स्वर वर्ण, 8 हो गया आपका दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, तो ये 13 हो गए आपके पूरे के पूरे स्वर वर्ण, जिसमें आपका ह्रस्व भी आ गया, दीर्घ भी आ गया। ठीक है, प्लुत जानने की जरूरत नहीं है। तो इतना आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण पर। किस पर आते हैं, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए, जिसको बोलने के लिए जो है स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़े। किसका सहायता लेना पड़े, स्वर वर्ण, इन वर्णों का सहायता लेना पड़े, तो उसको क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ लिख भी रखे हैं, वैसे वर्ण जिसका उच्चारण है ना, उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम व्यंजन को लिखते हैं, है ना, मान लीजिए हम ख ही लिखें, तो ख जो है इसको बोलने के लिए, ख या क बोलने के लिए आप देखेंगे क में अ भी आ रहा है, ख में अ आ रहा है ना। तो इसको बोलने के लिए जो है ख हलंत, और इसको तोड़ेंगे तो अ आ रहा है, ख में अ आ रहा है, यानी कि अ क्या है, स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ रहा है ख को बोलने में। तो वैसे वर्ण जिसको उच्चारण के लिए स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़े, उसको क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। इस तरह से करके क ख ग घ, है ना, व्यंजन वर्ण 33 गो है, तो 33 को तो यहाँ लिख नहीं सकते हैं, है ना। तो 33 को जो है व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना होती है, 33 होती है। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आपका 10th क्लास तक के एग्जाम में, कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितना होता है, तो 33 होता है। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल कितना होता है, 25 होता है। अंतःस्थ व्यंजन का कुल संख्या कितना होता है, 4 होता है। और उष्म व्यंजन का कुल संख्या कितना होता है, इसका भी 4 होता है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन होता है, तो है ना, कवर्ग यानी कि क ख ग अंगा, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 गो वर्ग जो हैं, हर एक वर्ग में 5 गो वर्ण होता है। तो 5 गो वर्ग है, तो 5 25 हो गया, यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन होता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे, है ना।
अंतःस्थ व्यंजन कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन होता है? तो य, र, ल, व, ये 4 गो जो है आपका क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन होता है ना। उसमें व्यंजन क्या होता है? तो तलावसा, तालुसा, जिसको तालव्यसा या तालुसा भी बोलते हैं, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये है ना। और उसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? ह, 4 गो में, है ना। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा, ये चारों के चारों क्या है आपका? उसमें व्यंजन है, इसको बोलते हैं तो उष्मा निकलता है। तो ये 4 कितना हो गया? व्यंजन कुल कितना होगा? 25 4 29, 29 4 33 आपका पूरा का पूरा निकल कर आ गया। तो देखेंगे हम लोग का स्वर वर्ण आपको कितना बताए थे? 13 बताए थे। यहाँ व्यंजन वर्ण बताए थे यहाँ पे 33 और 13 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और आपको शुरू में बताए थे कि कुल वर्णों की संख्या 50 है, तो अभी हमारे पास 46 ही आया है। 4 और कौन कौन सा है? तो अयोगवाह वर्ण का भी संस्कृत में, है ना, जरूरत पड़ता है, उपयोग होता है, इसलिए अयोगवाह वर्ण की संख्या भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा अयोगवाह वर्ण होता है। तो अयोगवाह वर्ण जो होता है कुल इसकी संख्या 4 होता है। अयोगवाह वर्ण कुल कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, है ना। अयोगवाह वर्ण कौन कौन होता है? तो विसर्ग को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, जैसे बालकः, पाठः, है ना। जैसे मान लीजिए हम बालकः लिखें तो बालकः में ये जो नीचे लास्ट में लिखा हुआ है 2 गो बूंदा टाइप का, ये क्या है? विसर्ग इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विसर्ग पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा अनुस्वार, जैसे आप मान लीजिए मंदिर लिखते हैं, कंठ लिखते हैं, तो यहाँ पे ये जो बूंदा दिया हुआ है क्या है? विस्सा, इसको बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं इसको। इस तरह से बूंदा दिया जाता है। ये 2 को जो है जिह्वा मूल्य और उपध्यमानीय है, इसका उपयोग अभी 10th क्लास तक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जिह्वा मूल्य कैसे लिखा रहता है? इस तरह से अर्ध विसर्ग इसको पढ़ते हैं, अर्ध विसर्ग का। उपध्यमानीय किसको बोलते हैं? तो अर्ध विसर्ग प, ये आपका होता है जिह्वा मूल्य अर्ध विसर्ग का। उपध्यमानीय होता है आपका अर्ध विसर्ग प, ठीक है। प फ व तक जाता है। तो 4 वो आपका अयोगवाह वर्ण होता है। कौन कौन सा? विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा मूल्य, उपध्यमानीय। तो 46 तक हम लोग कर लिए थे। कौन कौन सा मिला करके? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिला करके 46 हो गया। अयोगवाह 4 हो गया। 46 से 4, 46 में 4 जोड़ देंगे तो कुल कितना आ जाएगा? 50। यानी कि संस्कृत व्याकरण में वर्णों की संख्या याद रखेंगे 50 होता है। इस तरह से कम बेसिक नॉलेज आपको बताया है। इतना जानकारी आपको वर्णों के बारे में होना चाहिए। इसको जानेंगे तो उच्चारण, वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है उसको सीखने में सुविधा होगा। संधि पढ़ेंगे तो संधि को सीखने में बहुत ही सुविधा होगा। वर्णों की कम से कम इतना जानकारी आपको होना चाहिए।